चलो, तो नंबर सिस्टम से ही शुरू करें, ठीक है। तो आज का जो सिलेबस होगा सी टेट, सबसे पहले तो देखो हमें सी टेट के सिलेबस की चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बताओ पहले, टेट के सिलेबस के बारे में पता है कि नहीं तुम्हें? सी टेट के बारे में, सी टेट की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसका जो सी टेट का पेपर होगा, इसमें मैथ का जो पेपर होगा ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, एक तो है पेपर फर्स्ट और एक है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है पता है? 30 क्वेश्चन है। अब जो ये 30 क्वेश्चन है वे एक तो 15 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन, यानी कि ये जो 15 क्वेश्चन है ये पेडागोजी के होंगे, लगभग 15 क्वेश्चन की पेडागोजी होगी, ठीक है। और 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वगैरह होगा, ठीक है। और पेपर सेकंड में पेडागोजी लगभग कितने क्वेश्चन की होगी? 10 क्वेश्चन होगी। 10 क्वेश्चन तो पेडागोजी के होंगे और 20 क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन होगा, ठीक है। लेकिन हमें पहले करनी है पेपर फर्स्ट की चर्चा, है ना। तो पेपर फर्स्ट की चर्चा करेंगे पहले, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में टोटल 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले और 15 क्वेश्चन पेडागोजी वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सिलेबस लिख लो सबसे पहले, सिलेबस है क्या, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। कई बार तुमने देखा भी होगा कि सी टेट की तैयारी करने के लिए आ जा बच्चे, लेकिन उन्हें यूपी टेट की तैयारी कराई जा, सी टेट की तैयारी कराई ही नहीं जाती, है ना। मतलब परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ये पढ़ाया जाएगा, जबकि ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI ये सी टेट के पेपर फर्स्ट में आते ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिलेबस नोट करो, सिलेबस में है क्या, ठीक है। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस होगा ये लेवल लिखो पहले, लेवल क्या है इसका? क्लास 1 से 5 तक, 1 से 5 तक का लेवल रहेगा, क्लास 1 से 5 तक का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कितने होंगे टोटल? क्वेश्चन है भाई इसमें 30 क्वेश्चन, कुल क्वेश्चनों की संख्या है 30, कि भाई 30 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने हैं मैथ के पेपर में, ठीक है। मैथ के पेपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन और प्लस 15 क्वेश्चन, तो ये वाले 15 क्वेश्चन तो हुए न्यूमेरिकल वाले, ठीक है ना, एप्टीट्यूड वाले। और ये वाले जो 15 क्वेश्चन होंगे टोटल हुए 30 क्वेश्चन, तो ये वाले 15 क्वेश्चन पेडागोजी, तो यहां से क्या होगा? पेडागोजी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चनों की तो पेडागोजी होगी लगभग, ठीक है ना। वो 14 हो जाए 16 हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग 15 क्वेश्चन इसके पेडागोजी के। और जो 15 क्वेश्चन होंगे वे होंगे इस वाले सिलेबस में से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई अंक निकालना, ठीक है। और भी मतलब जातीय मान, स्थानीय मान पढ़ेंगे, ठीक है। संख्या और संख्या को पलटने से बनने वाली संख्या, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये सब कुछ नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, दूसरा टॉपिक होगा हमारा फ्रैक्शन का, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3-4 भिन्न देकर पूछ लेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या मतलब आरोही या अवरोही क्रम में वो पूछता है, ठीक है। इसमें ये वाला टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट। तीसरा जो होगा वो होगा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ। और इसी के साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ के साथ साथ ही हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि कोई संख्या दे देगी, कुल गुणनखंडों का योगफल पूछ लिया, या कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ली, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, अलग से अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो तीसरे नंबर का टॉपिक होगा
तो तीसरा तो हो गया। चौथे नंबर का जो टॉपिक होगा स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिक्स स्टेटिस्टिक्स इसमें तीन चीज है, मीन, मीडियन और मोड, है ना, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, लेकिन बहुलक नहीं पूछता इसमें, जो एक दो बार पूछ लिया क्वेश्चन तो वो ये तो मीन पूछेगा या फिर मीडियन पूछेगा। ठीक है, मीन या मीडियन। बहुलक वैसे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। ठीक है, मीन मीडियन, जबकि पेपर सेकंड में बहुलक भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, लेकिन पेपर फर्स्ट में अब तक तो पूछा नहीं गया बहुलक के बारे में। ठीक है, तो चौथा टॉपिक हो गया ये। पांचवा टॉपिक ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि वो क्वेश्चन देगा सिंपल ज्योमेट्री की कोई भी आकृति देगा, तो हमें पहचानना है कि ये किस शेप की है। ज्योमेट्री में बहुत सारी शेप है ना, दिख रहा तुम्हें इधर। ठीक है, तो छठा टॉपिक में इधर लिख रहा। छठा टॉपिक है यहां पे हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठा टॉपिक मेंसुरेशन का। ठीक है, छठे के बाद है हमारा हाँ क्षेत्रमिति। सातवां टॉपिक हो गया हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन, इसका मतलब है आंकड़ों का प्रबंधन। डाटा हैंडलिंग कोई नई चीज नहीं है, जो पैट के एग्जाम में आया उसी तरह से, मतलब आंकड़ा प्रबंधन, जैसे कि डीआई तुमने पढ़ा होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, तो उसमें डीआई में पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, वही चीज है इसमें। डाटा हैंडलिंग में कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, नंबर 8 टॉपिक है पैटर्न। पैटर्न, ठीक है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना कल परसों, ठीक है ना, पैटर्न, वो जो 1/8 वाला, वो पैटर्न का ही था क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 8 हुआ हो गया पैटर्न। और नंबर 9 हो गया रेलवे डीआई जैसा टॉपिक है। हाँ, कभी कभी पूछ रहे हैं, अब तक जो है एक बार ही आया वैसे डाटा हैंडलिंग से। बताओ कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है। रेलवे बस एंड बस टाइम टेबल। रेलवे एंड बस एंड वो रेलवे एंड बस टाइम टेबल, यानी कि रेलवे का टाइम टेबल, बस का टाइम टेबल, ये यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 10वां हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इसमें मेजरमेंट किस किस का होगा वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, नंबर 1 हो गया मनी। मनी, मनी का मेजरमेंट, यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, है ना। दूसरा हो गया टाइम, टाइम मेजरमेंट। ठीक है, तीसरा हो गया आपका लेंथ मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट। चौथा टॉपिक हो गया वेट, वेट का मेजरमेंट। और 5वां टॉपिक हो गया लिक्विड, लिक्विड का मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि सिलेबस क्या है। सीटेट पेपर फर्स्ट 15-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक है और 15 क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ये कवर करना हमें। ठीक है, इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब समझ लो। नंबर 1 तो हो गया नंबर सिस्टम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। क्लियर होगी बात। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया हमारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा टॉपिक हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में से कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आया भी तो एक क्वेश्चन होगा, या तो मीडियन से होगा या मीन से होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है टॉपिक, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। तो इसमें इंपॉर्टेंट की श्रेणी में देता। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप इसमें से आता है। ठीक है, मेंसुरेशन
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मेंसुरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, डाटा हैंडलिंग भी ऐसे ही है कि कभी आ गया और कभी नहीं। ठीक है, लेकिन ये है ठीक ठाक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न में से क्वेश्चन आता है एक आधा, कोई ज्यादा नहीं आते। रेलवे बस सारणी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से सवाल आना ही आना है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से भी क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है ना, तो एक तो यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें हम ये 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट हुआ। रेलवे बस टाइम टेबल ये शुरू के 3, और ज्योमेट्रिकल शेप और मेंसुरेशन। बाकी जो चैप्टर मैंने छोड़ दिया, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स छोड़ दिया, डाटा हैंडलिंग, पढ़ना सारा ही है। ठीक है ना, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 15 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, 3, 4, 5 के करीब है ना। हाँ, ये सारे ये फर्स्ट पेपर का है सारा सिलेबस। ठीक है, हाँ, हेलो। तो डाल लो अपनी कॉपी पे हेडिंग। सबसे पहले नंबर सिस्टम से शुरू करें सबसे पहले। ठीक है, नंबर सिस्टम, तो पहला टॉपिक हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार के नंबर और उनके बीच का संबंध और उनके नियमों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। क्लियर हुई बात। ठीक है, यानी कि इसमें हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर के बीच में जो संबंध होगा या उनके बीच में जो नियम होंगे, रूल होंगे, फॉलो होंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। लगाओ हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स का मतलब है संख्या का वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ वर्गीकरण, कि संख्या हमारी कितने वर्गों में बटी हुई है। ठीक है ना, अब संख्या बहुत सारी है ना, अलग अलग नाम से पुकारते हैं हम, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सब चीज हम इसी में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत परिमेय संख्या हो गया, पूर्णांक हो गए, है ना, इन सब को हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर हम इसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब लगाओ नंबर लाइन, एक छोटा सा हेडिंग इसी के अंदर है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर ही नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि मैं कह सकता हूं कि नंबर का वर्गीकरण करने से पहले हमें एक लाइन का पता होना चाहिए, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसका ना शुरू का पता और ना अंत का पता, जिसका ना शुरू का पता और ना ही अंत का पता। ठीक है, नहीं जी, बस ये समझाने के लिए बोल रहा मैं, जैसा बोल रहा मैं ऐसे लिखते जाऊं। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो जिसका ना शुरू का पता ना अंत का पता। ठीक है, कर ली। अब बीच में रख लो इसके जीरो, कहीं पे भी बीच में जीरो, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इधर पे क्या, प्लस का इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है ना, और इधर पे लिख लो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस का 4
और इधर डॉट डॉट करके इधर हो गया माइनस का इनफाइनाइट, इधर हो गया माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। नंबर लाइन हो गया यहां तक, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ एक छोटा सा पूर्णांक, सबसे पहले छोटा सा हेडिंग लगाओ पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर, इंटीजर, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करो, ठीक है। इंटीजर, भाई इस नंबर लाइन पर जितने भी अभी नंबर तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है ना, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, किसको शामिल करते हुए? जीरो को शामिल करते हुए जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पर हमें दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? पूर्णांक है। क्लियर होगी बात? सारे के सारे क्या है? पूर्णांक है। तो इस बात को लिखो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो को शामिल करते हुए प्लस के इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अब लिखो उस बात को पहले, ठीक है। बोल लू क्या? देखो इस नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर ब्रैकेट में लिखो माइनस के इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 जीरो, फिर डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। इस नंबर लाइन पर माइनस के इनफाइनाइट, जीरो और प्लस के इनफाइनाइट, ब्रैकेट बंद कर दो, तक जितने भी नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं, जितने भी नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं, जितने भी नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं, इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं, इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं, इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आ रही तुम्हारे? ठीक है, इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई लिखना, ठीक है ना। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लिया? तो मैंने कहा कि जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित किए गए हैं अभी तक, है ना, ये सारे क्या है? पूर्णांक है, और इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस के इनफाइनाइट से लेकर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -3, -2, -1, 0, फिर +1, यानी कि 2, 3 डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट। तो ये पूरा का पूरा जो सेट होगा ये किसका होगा? इंटीजर का होगा। क्लियर होगी बात? तो भूलो तो नहीं अब कभी, ठीक है ना। इंटीजर क्या है? तो इंटीजर में क्या होगा? माइनस के अनंत तक, प्लस के अनंत तक, किसको शामिल करते हुए? जीरो को शामिल करते हुए। ये पूरा जो सेट होगा ये किसका होगा? इंटीजर का होगा, यानी कि पूर्णांक का होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ मुझे। समझ में आ रही बात? उतार लो जल्दी से, जल्दी जल्दी उतारो, थोड़ा सा फिर और भी आगे बढ़ेंगे। हो गया यहां तक? आगे बढ़े? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा, शून्य, शून्य तो सभी जानते होंगे, शून्य क्या है? शून्य यानी कि जीरो, शून्य क्या है? क्योंकि जीरो है? तो ऑप्शन ए धन पूर्णांक, ऑप्शन बी ऋण पूर्णांक, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है ना। अब मैं जिससे पूछूं केवल जवाब वो देगा, ठीक है ना। मैंने बोला शून्य क्या है, ठीक है, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, और ये क्या है? केवल इंटीजर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तुम बताओ पहले मुझे, इंटीजर बता रहे, तुम बताओ। पूर्णांक, सबका पूर्णांक है, सबका पूर्णांक है, कल बताया था, है? चलो तो चलो ठीक है। अब समझो भाई, ये क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा सवाल, इसमें ऑप्शन के साथ आता है कि शून्य क्या है, तो न तो धन पूर्णांक होता, ठीक है ना भाई। जीरो को कभी कहा कि प्लस की जीरो लियो, ऐसा तो नहीं सुना ना कभी, ठीक है ना। या फिर निगेटिव वाली यानी कि माइनस की जीरो लियो, ऐसा तो नहीं सुना ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जीरो न तो धन पूर्णांक होता और जीरो न ऋण पूर्णांक होता, जीरो केवल और केवल एक इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। इसका सवाल का जवाब क्या होगा? पूर्णांक। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो आगे हेडिंग जो लगाओगे वो यही लगाना शून्य के बारे में, ठीक है ना। शून्य यानी कि जीरो, पूर्णांक के बाद जो लगाना है हेडिंग वो यही लगेगा, जीरो। ठीक है,
लिखो उसमें, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता। मतलब जीरो न तो पॉजिटिव होता और जीरो न ही निगेटिव होता। जीरो क्या है? केवल एक पूर्णांक होता है, ठीक है। जीरो न तो धनात्मक होता और न ही ऋणात्मक होता, यह केवल एक पूर्णांक होता है। ऐसे लिखो, यह केवल एक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। यह केवल एक इंटीजर होता है, ठीक है ना। पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक देखो नाम से स्पष्ट हो रहा ना, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या? अगर इसकी मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या बनाओगे? पूर्ण जमांक, पूर्ण जमा अंक बनाओगे कि नहीं? ठीक है ना। पूर्णांक, पूर्ण जमा अंक, दीर्घ संधि है इसमें वैसे भी, ठीक है ना। यानी कि पूर्ण यानी कि कंप्लीट, यानी कि अंक यानी कि जो कंप्लीट अंक हो, यानी कि जो फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, ठीक है ना। अब निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है इसका, कि निगेटिव या पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें कहूं कि माइनस का 25, तो ये भी तो पूर्णांक ही है, क्योंकि नंबर लाइन पे था माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक जीरो को शामिल करते हुए। क्लियर होगी बात? केवल मैं जीरो के बारे में ये कह रहा कि ना तो ये पॉजिटिव होता और न ही ये निगेटिव होता, केवल एक पूर्णांक होता है, ठीक है। बाकी पूर्णांक का निगेटिव और पॉजिटिव से कोई संबंध नहीं है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक का मतलब कंप्लीट अंक होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। मैं बोल दूं माइनस के 2.5, तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में चला गया, कंप्लीट नंबर नहीं है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो लिख लिया जीरो के बारे में, जीरो क्या है? केवल एक पूर्णांक होता है। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। अब लिखो आगे, दशमलव रूप यानी कि डेसिमल्स। तीसरा दशमलव रूप लिख लो, दशमलव भिन्न लिख लो, बात एक ही है। दशमलव रूप या डेसिमल, डेसिमल्स, डेसिमल। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ध्यान दिए यहां पे भाई, मैं ये कह रहा था दशमलव रूप यानी कि डेसिमल, ठीक है। ये सारे क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। और मैंने बोला कि 0.46 है, 0.46 है ना। क्या इसको मैं इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकता हूं? 0.46 को बताओ जल्दी, कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता तो हूं। 0.4 से देखो कहां पे है, ये जीरो से तो बड़ा है ना, लेकिन एक से छोटा है। जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है। इसका मतलब में दशमलव रूप जो भी होगा, है ना, दशमलव रूप जो भी होगा, दशमलव भिन्न बोल लो या डेसिमल बोल लो, ठीक है। दशमलव रूप जो भी होगा, मैं इसको इसी नंबर लाइन पर इन्हीं पूर्णांकों के मध्य, इन्हीं पूर्णांकों के बीच में प्रदर्शित कर सकता हूं आराम से, ठीक है ना। तो 0.4 से किसके बीच में लाई करेगा भाई? जीरो से तो बड़ा है और एक से छोटा है। तो अगर मैं इसको जीरो मान लूं और इसको एक मान लूं, तो ये लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, जीरो एक वाला, ये वाला लाइन सेगमेंट। क्लियर होगी बात? तो जीरो और एक के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जीरो और एक के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन सेगमेंट, इस रेखाखंड के अगर मैं 100 बराबर टुकड़े कर दूं, भाई ये डिस्टेंस कितनी है? पूरी एक की है ना, दूरी तो एक की है ना। तो इस एक के अगर मैं 100 बराबर टुकड़े कर दूं, तो एक टुकड़ा 0.01 के बराबर होगा। 0.01 के, भाई एक के मैं 100 बराबर टुकड़े कर दूं तो 100 से डिवाइड कर सकता हूं ना मैं इसको, इससे। तो 0.01 के, तो एक जो सेगमेंट होगा वो 0.01 के बराबर होगा, और हमें करना 46, तो 46 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0.46। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इसका मतलब 0.46 कहां पे लाई करेगा ये बताओ? 0.46 कहां पे लाई करेगा? यानी कि पूरे हाफ में तो नहीं करेगा, यहां पे इस आसपास, है ना। तो ये हो गया 0.46। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसको मैं, इस डेसिमल्स को मैं इन्हीं पूर्णांकों के बीच में प्रदर्शित कर सकता हूं। कुल मिला के ये बात कही मैंने। क्लियर होगी बात? ठीक है। या फिर जैसे कि मैंने लिखा 2.43, ये बताओ इसको मैं इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं। कहां पे होगा? 2 और 3 के बीच में। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में जो ये सेगमेंट हुआ, इसके बीच में 2.43, यानी कि यहां पे कर सकता हूं मैं इसको,
2.43 लगभग, और इसको मैं 0.46 को यहाँ पे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो हमने ये समझ लिया कि डेसिमल्स को इन्हीं पूर्णांकों के बीच में इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? तो लिखो उस बात को, डेसिमल्स को भी, डेसिमल्स के बारे में बोलो, लिखो। दशमलव भिन्न को या दशमलव रूप को या डेसिमल्स को इन्हीं पूर्णांकों के बीच, इन्हीं पूर्णांकों के बीच, इन्हीं पूर्णांकों के बीच इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम इस तरीके से लिख सकते हो ये चीजें, ये जो मैंने अभी बताई तुम्हें। ठीक है, कि 0.46 ले लिया, इसको अलग निकाल लिया, 0.1 लाइन सेगमेंट ले लिया। ठीक है, और इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, नंबर लाइन पर, या जो तुमने पहले खींची थी ना नंबर लाइन, वहां पे भी शो कर सकते हो उसको इस तरीके से। ठीक है, उसमें कर लो चाहे नंबर लाइन को, या अलग से नंबर लाइन बना के ऐसे भी शो कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही? हो गया यहां तक? चले आगे। तो भाई अगला एग्जांपल लिखो, वो एग्जांपल बोलो, वो अगला जो हेडिंग होगा नोट करो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब क्या है भाई? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये होता है हमारी परिमेय संख्या। अब भाई ये बताओ, परिमेय संख्या के बारे में तो वैसे हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये बताओ परिमेय संख्या के बारे में कितने लोग जानते हैं? परिमेय संख्या के बारे में, अच्छा, बाकी तुम कुछ नहीं जानते? बताओ, चलो तुम ही बताओ। पिटाई भी करनी पड़ेगी फिर तो, है? बताओ जल्दी। पता नहीं कुछ भी? जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, हाँ, जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, अभी बाद में लिखना, ये 3 सही 3/4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3 सही 3/4। तो अब मुझे बताओ, 3 सही 3/4 को उस नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है या नहीं? अनंत तक है कर सके है, तो नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि नहीं? तो देखते हैं, चलो। ठीक है, 3 सही 3/4 को, अब 3 सही 3/4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3.75, यानी कि इसको मैं दशमलव रूप में बना सकता हूं। और अगर ये दशमलव रूप में है तो अभी तो बताया कि दशमलव भिन्न को या दशमलव रूप को या डेसिमल्स को हम इसी नंबर लाइन पर इन्हीं पूर्णांकों के मध्य प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और 3 सही 3/4 को, इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है ना, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन सेगमेंट 3 और 4 के बीच है, तो 3 और 4 के बीच, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के 4 भाग कर लूं, कितने भाग कर लूं? 4 भाग कर लूं, तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 1 2 3 4, 4 भाग हो गया। तो 3 सही 3/4 कहां पर लाई होगा? ठीक है ना, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग, तो इस पॉइंट पर होगा कि नहीं? तो इसी को क्या बोलेंगे हम? 3 सही 3/4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि 3.75। ठीक है, ये तो पता होगा ना कि अगर हमें किसी भी लाइन को 5 भागों में बांटना है तो कट कितने लगेंगे? 4, यानी कि कट हमेशा एक कम लगता है। ठीक है ना, अगर 20 भागों में बांटना है तो 19 कट लगेंगे। ठीक है ना, अगर n भागों में बांटना हो तो n-1 कट लगाएंगे, यानी कि एक कम कट लगता है। ठीक है, तो मुझे 4 भागों में बांटा था, तो कट कितने लगाए मैंने? 3। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि 5 सही
2/5 से ही 2/5, इसको मैं नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, और 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, उसके 5 भाग करके, तो देखो ये अगर सेगमेंट 5 से 6 के बीच का है, इसके मुझे कितना भाग करने, 5, तो 4 कट लाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 कट हुए, और ये लाई करेगा कहां पे, पहला भाग दूसरा भाग, तो इस पे आ गया ना पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 से ही 2/5। अब मैं बात कर रहा था परिमेय संख्या की, तो क्या ये 5 से ही 2/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, संयुक्त भिन्न, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, संयुक्त भिन्न, ठीक है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न है और अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में तो पूछता है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, 5 5 25, 25 और 2 कितना हो गया, 27, 27/5, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 3 से ही 3/4, 4 ते 12 और 3 15, 15/4 को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख लो, चाहे P/Q के रूप में लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा अब तक, लगाया हेडिंग, लिखो परिमेय संख्या को, लिखो जहां पर हेडिंग लगाया तुमने, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या, इसके बारे में लिखना है ना। तो परिमेय संख्या को भी हम इन्हीं पूर्णांकों के बीच में इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। परिमेय संख्या को भी हम इन्हीं पूर्णांकों के बीच में इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक, बोलो। ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब वो एग्जाम्पल जो बताया वो उतार लिया तुमने, उतार लिया ना, मतलब ये वाले, ये जो बताए थे अभी, परिमेय संख्या के बारे में समझ तो गए ना तुम। तीन से ही 3/4, ये 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से ही 3/4 कहां पे लाई करेगा, 3 से ही 3/4 मैंने मान लिया इस पॉइंट पे, ठीक है ना। ये हो गया 3 से ही 3/4, ये हो गया परिमेय संख्या। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये सब कुछ हो गया इसमें। तो अगला हेडिंग लगाओ, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोल लेंगे, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में पता होगा तुम्हें, अपरिमेय संख्या यानी कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर होगी बात यहाँ पे। हालांकि अपरिमेय और परिमेय को हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे तो मैं कुछ और बता रहा तुम्हें, ठीक है ना, बेसिक चीजें चल रही। तो अब इस ये बताओ मुझे, जैसे कि मैंने एक नंबर लाइन ही खींच दी यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया बीच में 0 1 2 3 और ये हो गया प्लस का अनंत, ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का अनंत। ये सारे तो पूर्णांक है। क्लियर होगी बात। 0 न पॉजिटिव और न ही निगेटिव, न धन पूर्णांक होता न ऋण पूर्णांक, 0 केवल एक पूर्णांक होता है। डेसिमल्स को भी हम इन्हीं नंबर के बीच में इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है ना, और परिमेय संख्या को भी। अब मैं बात कर रहा हूं √5 की, √5। अब जो √5 है ये बताओ, क्या इस अपरिमेय संख्या को मैं इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकता हूं या नहीं। √5 को कर तो सकता हूं भाई, √5 को क्यों नहीं कर सकते बताओ। √5 समझिए, जो √5 होगा
क्या वो रूट 4 से बड़ा होगा? क्या वो रूट 9 से छोटा होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी कि जो रूट 5 की वैल्यू होगी वो यहां पर लाई करेगी। रूट 4 से बड़ा है और रूट 9 से छोटा है, और रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, और रूट 9 की वैल्यू होती है वो 3। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि रूट 5 की वैल्यू जो भी होगी वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। बोलो बात सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर 2 और 3 के बीच में लाई करेगी तो इसका मतलब इस वाले लाइन सेगमेंट में लाई करेगी। बोलो बात समझ में आ रही क्या? ठीक है ना। और रूट 5 की जो वैल्यू होगी, देखो 5 जो है ना एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव बनता है। अशांत दशमलव का मतलब जो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है ना, जिसके गात में शांति नहीं है, चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 2 पॉइंट लगभग 236 है ना, 236 इसकी वैल्यू लगभग ही होगी, है ना। अशांत दशमलव है ये, ठीक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो रूट 5 कहां पे लाई करेगा? रूट 5 लाई करेगा 2 और 3 के मध्य। इसका मतलब 2 और 3 के मध्य इस पॉइंट पर मैं रूट 5 को लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या हमने अपरिमेय संख्या को भी इसी नंबर लाइन पर इन्हीं पूर्णांकों के बीच में प्रदर्शित कर दिया? क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो लिखिए इसमें अपरिमेय संख्या के बारे में लिखो। अपरिमेय संख्या को भी, अपरिमेय संख्या को भी इन्हीं पूर्णांकों के बीच में, अपरिमेय संख्या को भी इन्हीं पूर्णांकों के बीच में इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है तुम्हें? समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अभी तक समझ में आ रही बात? यहां तक तो भाई हमने 5 चीजें पढ़ी अभी तक, है ना। हम नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर का वर्गीकरण करने से पहले हमने पहले नंबर लाइन के बारे में पढ़ा। ठीक है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिसका ना शुरू का पता और ना अंत का पता, कि कहां से शुरू है और कहां पे खत्म है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो बीच में बैलेंस वैल्यू 0 होगी, 0 से इधर पॉजिटिव इंटीजर हो गए और 0 से इधर नेगेटिव इंटीजर हो गए। क्लियर होगी बात? तो इस नंबर पर जितने नंबर 100 है ये सब क्या थे? पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर का सेट समझ में आया? इंटीजर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 को शामिल करते हुए प्लस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, 0 न पॉजिटिव होता और न निगेटिव होता, 0 केवल और केवल एक पूर्णांक होता है। क्लियर होगी बात? तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? दशमलव, डेसिमल्स। तो डेसिमल्स भी हम इन्हीं पूर्णांकों के मध्य बीच में रिप्रेजेंट कर रहे थे, और परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी। क्लियर होगी बात? तो हमने जितने भी अब तक नंबर इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित करे तो वास्तव में इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी नंबर नंबर लाइन पर प्रदर्शित हो सकते हैं वो वास्तव में वास्तविक संख्याएं कहलाती है, यानी कि रियल नंबर्स कहलाते हैं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? नोट लगा के लिखो इस बात को, नोट लगाओ और लिखो। दुनिया के जितने भी नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर नंबर लाइन पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, वास्तव में वही नंबर, वास्तव में वही नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आई बात? यहां तक रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो जितना भी हम पढ़ रहे थे ना अभी, ये सब क्या है? रियल नंबर है। यानी कि हमने ये समझ लिया वास्तविक संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं हैं,
अप्रिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं हैं, डेसिमल्स भी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, और इंटीजर भी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। अब इन्हीं इंटीजर के बीच बहुत सारी संख्याएं छिपी हुई है, सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है। समझ रहे, इंटीजर का ही तो रूप है, क्योंकि इंटीजर माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक है। इन्हीं के अंदर क्या छिपा हुआ है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, सब इसी के बीच में है। क्लियर होगी बात। तो जितनी भी संख्या ये सारी क्या है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे कि मैं अगर बात करूं नंबर की, नंबर यानी कि संख्या। अब नंबर वास्तव में तो दो ही प्रकार की हुई ना, वास्तव में तो दो ही प्रकार की। पहली तो क्या होगी तुम्हारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, यानी कि क्या होगा रियल नंबर, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या होगी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आई। तो नंबर तो दो ही प्रकार के हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। लेकिन कुछ का मानना यह है कि नहीं, नंबर तो केवल एक ही होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी उतारना नहीं कुछ भी, ठीक है। वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जेड से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्म क्या होगी ए प्लस आयोटा बी। ये आयोटा का मतलब आई का मतलब आयोटा, ठीक है ना, ए प्लस आयोटा बी। अब यहां पे जो ए होगा ये वाला पोर्शन होगा रियल पार्ट, क्या होगा रियल पार्ट यानी कि रियल नंबर, ठीक है ना। और जो ये वाला बी होगा जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, ये बी होगा इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। तो ये बताओ, कोई तो बोलता है कि नंबर दो प्रकार के हुए, कि वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या। कोई कहता है कि नहीं नंबर तो एक ही था, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी के पार्ट है, तो रियल नंबर और इमेज नंबर। बात तो एक ही है ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है, ठीक है, रियल नंबर प्लस इमेज नंबर दो नंबर हो गए अलग अलग। लेकिन अगर ये ना होते तो ये कैसे बनता, समझ रहे बात को, ये चीज है। तो नंबर तो चाहे ऐसा बोल लो कि वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या दो नंबर है, इन्हीं को दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में मतलब सीटेट के एग्जाम में न तो ये है और न कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये टेक्निकल एग्जाम में पूछता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो हमें तो केवल इसके बारे में जानना है, वास्तविक संख्या के बारे में। क्लियर होगी बात यहां तक। तो अब नंबर से जो क्लासिफिकेशन होगा वो कल से शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर की कोई दिक्कत है, चीजें क्लियर हुई, समझ में आया सबके। तो ये जो सारी चीजें हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में हम यही पढ़ेंगे, नंबर का सबसे पहला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि नंबरों का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा यहाँ पे जातीय मान स्थानीय मान यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा सन्निकट मान, सन्निकट का मतलब नियरेस्ट वैल्यू, है ना। सन्निकट मान पूछता है तुम्हारे सीटेट के एग्जाम में, ठीक है ना, जैसे कल तुम पूछ रही थी वो क्वेश्चन, है ना। हाँ, चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा, चौथा टॉपिक हो जाएगा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना, ठीक है ना, इकाई अंक निकालना। और पांचवा टॉपिक हो जाएगा हमारा, जैसे कि बहुत बार पूछता है सीटेट के एग्जाम में, कि संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो ये वाला टॉपिक भी हम इसमें पढ़ेंगे। और छठा टॉपिक हो जाएगा हमारा फॉर्मूला बेस्ड यानी कि पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल, पहली 20 विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित हो गया, सम संख्याओं पर आधारित हो गया, ठीक है। ये सब कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। चलो फिर कल पढ़ेंगे बाकी।